नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर। आप देख रहे हैं मनी 9 का स्पेशल शो मनी सेंट्रल। स्टूडियो में मेरे साथ मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी आ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका आज के शो में। और आज कौन सी खबर की हम परतें खोल रहे हैं? शुभम, आज का शो वैसे तो इन्फ्लेशन सेंट्रल है क्योंकि भारत में महंगाई का आंकड़ा आया है और महंगाई का आंकड़ा जो आपको ऊपर से दिखता है वो ऐसा नहीं है, बल्कि उसके भीतर बहुत कुछ है। हम आज आपको महंगाई की परतें खोलकर बताएंगे कि जो महंगाई आप महसूस करते हैं वो महंगाई आंकड़ों में क्यों नहीं दिखती, और अगर आंकड़ों में दिखती है तो वो कहाँ छिप जाती है। हम महंगाई के इस पूरे आयाम को आज समझने की कोशिश करेंगे जिसने रिजर्व बैंक की गणित भी बिगाड़ दी और आपका बजट भी बिगाड़ दिया है। बिल्कुल। तो महंगाई समझेंगे गांव की, शहर की महंगाई समझेंगे, उत्तर प्रदेश की, तमिलनाडु की, कहाँ कहाँ महंगाई कितना कितना परेशान कर रही है और जो महसूस हो रही है वो आंकड़ों में क्यों नहीं दिख रही। और क्या समझेंगे अंशुमान जी, उसके लिए देखिए ऑन द शो। तो आज सबसे पहले चर्चा रोज की तरह शुरू होगी रूस पर हम जानेंगे कैसे महंगा कच्चा तेल बन गया रूस की ढाल। इसके बाद चर्चा होगी महंगाई पर। 17 महीने की ऊंचाई पर पहुंची महंगाई बढ़ने की रफ्तार। महंगाई ने तो निचोड़ ही दिया। कब तक झेलनी पड़ेगी कमर तोड़ महंगाई, ये भी अंशुमान जी बताएंगे। और इसके बाद आपको पता चलेगा कौन है गोल्ड के बाजार में सबसे बड़े खरीदार और मॉनसून के अंदर की कहानी क्या है। क्योंकि कल मॉनसून का निजी एजेंसी स्काईमेट का यह अनुमान आया है कि मॉनसून सामान्य रहेगा। कितना सामान्य रहेगा, क्या है बारिश की भविष्यवाणी, ये सब कुछ आज हम मॉनसून की चर्चा में भी जानेंगे। शुरुआत रोज की तरह रूस से। ओपेक की बैठक के बाद कच्चे तेल की कीमतों में तेजी लगातार जारी है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें फिलहाल $105 प्रति बैरल के स्तर पर कारोबार कर रही हैं। तमाम प्रतिबंधों के बाद भी रूस को एनर्जी प्राइसेस बढ़ने का फायदा मिल रहा है। जी हां, अनुमान यह है कि तेल गैस बेचकर रूस केवल अप्रैल में $9.6 बिलियन की कमाई कर सकता है। सर, और बीते घंटे का कोई बड़ा अपडेट रूस से? शुभम, कल जैसा हमने बताया था कि ओपेक देशों को यूरोपियन समुदाय ने इस बात के लिए समझाने की कोशिश की थी कि वो अपने उत्पादन में बढ़ोतरी करें ताकि जो प्रतिबंधों की अगली खेप रूस पर आने वाली है उसमें कम से कम रूस से यूरोप को आने वाले तेल पर पाबंदी लगाई जा सके, जो करीब रूस अपने उत्पादन का करीब 1/4 तेल यूरोप को देता है। लेकिन ओपेक देशों ने इस बात से मना कर दिया। परोक्ष रूप से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में माना जा रहा है कि ओपेक देश तेल की कीमतों को ऊंचा रखने के लिए ऐसा कर रहे हैं और इसका लाभ रूस को जा रहा है। जैसा कि शुभम ने आपको बताया कि रूस को इस पूरी महंगाई का भी फायदा किस तरह से मिल रहा है और वो पैसा किस तरह से रूस के पास जा रहा है। दूसरी जो बड़ी दुविधा रूस यूरोपीय देशों की वो ये कि रूस के तेल पर प्रतिबंध की तैयारियां होने के बाद भी अभी पूरी तरह सहमति नहीं बन पा रही है। हंगरी इसके अगेंस्ट है। आयरलैंड और बाल्टिक के जो देश हैं वो इसके पक्ष में हैं। एक बड़ी अर्थव्यवस्था ब्रिटेन इस पर प्रतिबंध लगा चुकी है। रूस की एनर्जी सप्लाई का यूरोप के साथ रिश्ता कुछ इतना पेचीदा है कि दो देश अगर गैस पर निर्भर हैं तो दूसरे दो देश तेल पर निर्भर हैं, तो कोई दूसरे दो देश कोयले पर निर्भर हैं। कोयला इसमें सबसे छोटा था तो कोयले पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन तेल पर निर्भरता हंगरी जैसे देशों की बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर रूस के कच्चे तेल की रिफाइनिंग होती है और उससे पेट्रोल डीजल की आपूर्ति होती है। जबकि जो देश बाहर से समुद्र के किनारे और जिन्हें बाहर से तेल मिल रहा है उस पर वो सहमत हैं। एक और दिलचस्प किस्सा ट्रेडर्स बता रहे हैं और एक जानकारी मिल रही है कि इन सारे प्रतिबंधों के बावजूद रूस का, जैसा कि शुभम आपने बताया कि रूस को इतना लाभ मिल रहा है और उसका तरीका ये हो रहा है कि रूस का तेल लाटविया के तेल के साथ मिलाकर एक लाटविया ब्लेंड के नाम से दुनिया के बाजारों में भेजा जा रहा है। जो बड़ी तेल ट्रेडर्स हैं वो एक जगह है रूस में सेंट पीटर्सबर्ग के पास, उसका नाम है प्रिमॉक्स रशिया का प्रमुख तेल ट्रेडिंग टाउन है। वहाँ से तेल के जहाज तेल लेकर लातविया पहुँचते हैं। लातविया का एक पोर्ट है वेंटिस्पिल्स, वहाँ लातविया के ट्रेड की उसमें ब्लेंडिंग की जाती है और फिर ब्लेंडिंग करने के बाद वो लातविया ब्लेंड ट्रेड के नाम से वो दुनिया के बाजारों में जाता है, जबकि वो तेल रूस का होता है। और ऐसी ब्लेंडिंग नीदरलैंड में हाई सीज पे समुद्र के बीचों बीच भी हो रही है। ये वो ट्रेड नेटवर्क है जो सैंक्शंस को बाईपास करते हुए, प्रतिबंधों को बाईपास करते हुए दुनिया के बाजार में तेल पहुंचा रहा है और ये बात यूरोपीय नेताओं को अभी हाल में पता चली है। अब अगले सैंक्शंस के बारे में जब बैठक होगी तब तक हो सकता है यूरोपीय देशों के बीच सहमति बन जाए कि रूस के तेल पर प्रतिबंध लगाया जाए। लेकिन फिलहाल रूस का तेल पर ओपेक के इनकार के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट की कीमत $100 से नीचे आने को तैयार नहीं। और कल अंशुमान जी ने बताया था कि 95 तक की बढ़ोतरी पास हो गई और यही हाल रहा। अगर $105-110 के आसपास कच्चा तेल चलता रहा तो आने वाले दिनों में एक और सिलसिला आप पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ने का
शायद देखेंगे। अब बात महंगाई की, बात कल आए सरकारी महंगाई के आंकड़े की। देश में महंगाई करीब 1.5 साल के ऊपरी स्तर पर पहुंच गई। मंगलवार को सरकार की तरफ से जारी किए गए उपभोक्ता महंगाई के आंकड़ों में महंगाई की दर 6.95% दर्ज की गई, जो 17 महीने में सबसे ज्यादा है। इस 6.95% या 7% महंगाई का मतलब क्या है? मतलब यह है कि अगर आप पिछले साल अपने जीवन जीने की लागत आपके 100 रुपए थी, तो वो इस साल इस महीने में बढ़कर 107 रुपए हो गई। महंगाई बढ़ाने में सबसे ज्यादा योगदान खाने के तेल, सब्जियों और फुटवेयर यानी जूते चप्पलों की महंगाई का है। तीनों महंगाई दर का आंकड़ा दहाई में है। 7% महंगाई है। मैंने बताया कि इसका मतलब यह हुआ कि जो चीजें आपको पिछली साल या जो सेवाएं वस्तुएं आपको 100 रुपए में मिल रही थी, अब 107 रुपए में मिलने लगी। लेकिन क्या आपने ये सोचा, बहुत सारे लोग आपको हो सकता है ये भी बताएं कि महंगाई अमेरिका में तो 8.5% है, भारत में तो 7% है, ये अच्छा है। हालांकि ये दो महंगाई एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी जरूरी है, या जो आप महसूस कर रहे होंगे कि आप जिन चीजों की महंगाई महसूस कर रहे हैं वो कहीं इससे कहीं ज्यादा है, और आप इसको और बारीकी से समझ सकें, इसके लिए मनी 9 की रिसर्च टीम पिछले एक महीने में जो महंगाई बढ़ी है, जो अलग अलग जगहों पर वस्तु सेवाओं की कीमतें बढ़ी हैं, उनका एक चार्ट लेकर आइए। देखिए, ओला उबर में टैक्सी के किराए पूरे देश में 12 से 15% बढ़ा दिए। आपने देखा होगा ऑफिस जाने में, दफ्तर जाने में, स्कूल बच्चों को ले जाने में आपके जो बिल था वो बढ़कर आने लगा होगा। इसके अलावा सर्फ, साबुन, तेल, मंजन बनाने वाली एफएमसीजी कंपनियों ने कीमतें 10 से 15% बढ़ा दी। आप देखते होंगे जो सामान का पर्चा आप महीने में बनाते हैं उसकी कीमतें बढ़ गई। दिल्ली में सीएनजी की कीमत एक महीने में 13 रुपए 10 पैसे प्रति किलो बढ़ गई। अप्रैल में मुंबई में पीएनजी के दाम 9 रुपए 50 पैसे प्रति यूनिट बढ़ गए। 1 अप्रैल से 800 जरूरी दवाओं की कीमतें 10.76% बढ़ गई। और ध्यान रखिए, मैं जो बोल रहा हूं 9%, 10%, ये सब सरकार ने आपको जो महंगाई बताई है 7%, उससे कहीं ऊपर है। एमपी, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र समेत आधा दर्जन राज्यों में बिजली की कीमतें बढ़ गई, यानी कि हर महीने आपके घर जो बिजली का बिल पहुंच रहा है वो महंगा हो गया। 1 अप्रैल से 19 किलो का कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 250 रुपए महंगा हो गया। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा हो गया मतलब रेस्टोरेंट में खाना, स्विगी जोमेटो से घर पर खाना मंगाना महंगा। मार्च महीने में घरेलू एलपीजी सिलेंडर जो आपके हमारे घर में इस्तेमाल होता है उसकी कीमत भी 50 रुपए बढ़ गई। ये महंगाई की वो सुर्खियां हैं जिन्हें आपने महसूस किया होगा, वो आंकड़े आपको भले ना बताएं। सर, ये महंगाई जो हमने महसूस की, ये हमने देखा कि किस तरह से बढ़ रही है। सरकारी महंगाई देखें, इसमें महंगाई कहां छुपी है? अलग अलग बास्केट का हाल क्या है? शुभम, मैं इन्फ्लेशन का आंकड़ा जब भी देखता हूं, और इस बार जो सीपीआई का आंकड़ा आया है वो आज सुर्खियों में भी और सुर्खियों में होना भी चाहिए। वो महंगाई हमेशा दो तरीके की होती है। वो धूमिल की एक कविता है ना कि लोहे का स्वाद लोहार से नहीं, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। तो महंगाई कैसे आपको प्रभावित करती है ये वो व्यक्ति बता सकता है जो महंगाई से झेल रहा हो। और जब इस आंकड़े को हम भीतर से खोलने की कोशिश करते हैं तो एक उर्दू का शेर मुझे याद आता है, नहीं कि समझ लेता हूं तेरी चुप गोइयों को, समझता हूं तेरी अनकही भी। अब उसकी अनकही समझिए इस महंगाई के भीतर की क्या है, और ऐसा पिछले एक दशकों में नहीं हुआ। मैं आपको इस महंगाई के भीतर कुछ ऐसे महंगाई के आंकड़े बता रहा हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि ये इतनी विकट क्यों दिख रही है। सबसे पहला आंकड़ा समझने की कोशिश करिए कि भारत में खाद्य उत्पादों की महंगाई, सीरियल अनाजों की महंगाई 19 महीने के सर्वोच्च स्तर पर है। यहां से हम शुरू करते हैं। 19 महीने के सर्वोच्च स्तर पर है, यानी करीब 1.5 साल की तुलना में भारत में सारी चीजों के जो खाने पीने की चीजें उनकी कीमतें बढ़ चुकी हैं। इसमें हमें खाद्य महंगाई का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। इसमें भी वेजिटेबल्स की महंगाई 16 महीने के सर्वोच्च स्तर पर है। अभी 1-2 महीने पहले तक वेजिटेबल्स की कीमतें डिफ्लेशन में थी और अचानक उनमें बड़ी तेजी आई है। पर इससे ज्यादा बड़ी और महत्वपूर्ण महंगाई की ये आंकड़ा अगर हम देख सकते हैं, सब्जियों की महंगाई -19 से कहां पहुंच गई है? सब्जियों की महंगाई 11% पर पहुंच गई अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच में। जबकि ऐसा कुछ भारत में नहीं बदला सब्जियों के उत्पादन की दृष्टि से, ना कोई प्राकृतिक आपदा आई। और ये वो जिसको हमने बार बार मनी सेंट्रल में कहा ना कि महंगाई की एक अंतर्धारणा होती है, महंगाई का एक एक्सपेक्टेशन होता है, और जब बड़ी कंपनियां, सरकार की नीतियां महंगाई को लीड करती हैं, आगे ले जाती हैं, तो पीछे से महंगाई आगे बढ़ती है। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज जो इस आंकड़े से ही हमें पता चली, सरकार का ही आंकड़ा है शुभम, भारत में कपड़ों की महंगाई 100 महीने के सर्वोच्च स्तर पर है। 100 महीने ऑलमोस्ट 8 साल में इतना कपड़ा कभी महंगा नहीं हुआ जितना कपड़ा इस समय महंगा हुआ। यह सरकार का आंकड़ा है, इसमें आप अपनी भोगी हुई महंगाई
मतलब बताई हुई महंगाई और भोगी हुई महंगाई का जो फर्क है, अपनी भोगी हुई महंगाई अपने हिसाब से जोड़ लीजिए तो आपको पता चलेगा कि दरअसल ये हो सकता है 10 साल पहले इतने महंगे कपड़े रहे होंगे जितने महंगे कपड़े इस समय हैं, जो मार्च का आंकड़ा हमारे सामने आया है। फुटवियर्स की महंगाई, जूतों की चप्पलों की महंगाई 111 महीने के सर्वोच्च स्तर पर है। 111 महीने के सर्वोच्च स्तर पर ये वो महंगाई है जो सरकार का आंकड़ा बता रहा है। हाउस होल्ड गुड्स और सर्विसेज, जो आप घरेलू सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो मोबाइल सर्विसेज हों, चाहे वो क्लीनिंग सर्विसेज हों, या तमाम तरीके की ग्रामीण शहरी सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं, उसकी महंगाई शुभम 102 महीने के सर्वोच्च स्तर पर है। यानी ये सारी की सारी महंगाई 5 साल 6 साल के सर्वोच्च स्तर पर आकर खड़ी हो गई है। पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, जहां शुभम ने भी जिक्र किया कि साबुन, तेल, मंजन और बाकी चीजें महंगी हुई, एफएमसीजी की इनकी महंगाई 13 महीने के सर्वोच्च स्तर पर है। फूड इंडेक्स करीब करीब 16 महीने के सर्वोच्च स्तर पर बढ़ा हुआ है। अब यह आंकड़ा देखने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि जिस 7% के आसपास की बात आप कर रहे हैं, हमें बताया जा रहा है, दरअसल वो महंगाई है नहीं, वो ये है जो इस आंकड़े के भीतर छिपी हुई। तो हम बार बार ये कहते हैं कि जो महंगाई दिखती है और जो महंगाई महसूस होती है, जो महंगाई बताई जाती है और जो महंगाई भोगी जाती है, उनमें जो फर्क है वो इस आंकड़े के भीतर से निकलकर सामने आता है। और इसमें फिर जो क्षेत्रीय बाजारों में लोकल मार्केट की इन्फ्लेशन, नेशनल मार्केट की इन्फ्लेशन, रीजनल मार्केट की इन्फ्लेशन, वो आयाम और भी अलग अलग हैं और इसलिए इतनी ज़्यादा चिंता, इतनी ज़्यादा पैनिक है। बात केवल नींबुओं की नहीं है, नींबू तो थोड़े समय के लिए महंगे हुए हैं, कपड़े, जूते, एनर्जी, बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका पूरा ढांचागत महंगाई हो गई है। और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि जो गुड्स और हाउस होल्ड इन्फ्लेशन है वो स्ट्रक्चरल हो चुकी है। यानी ये महंगाई अब ढांचे में जा चुकी, ये वापस आने की गुंजाइश नहीं दिखाई देती। जो सर्विसेज, जो हेल्थ सर्विसेज बढ़ गई हैं, जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज बढ़ गई हैं, जो बहुत सारी रिपेयरिंग सर्विसेज की महंगाई बढ़ी, वो वापस आने की संभावना नहीं दिखती हमें। नहीं दिखती। और आप शायद ये सोच रहे होंगे कि अगर महंगाई इतनी ज़्यादा है, अंशुमान जी ने बताया 8 साल की ऊंचाई पर, 7 साल की ऊंचाई पर, 6 साल की ऊंचाई पर, तो ये आंकड़ा 7% में दिखता क्यों नहीं? ये आंकड़ा फिर क्यों नहीं इतना बड़ा हो जाता? वो इसलिए नहीं हो जाता क्योंकि इन्फ्लेशन की जो पूरी बास्केट है उसमें अगर आप देखेंगे तो वेटेज अलग अलग होता है। ये माना जाता है, सरकार का जो नंबर है वो ये मानता है कि आप 100 रुपये में से अगर आप 100 रुपये कमाते हैं तो 45 रुपये खाने पीने पर खर्च करते हैं, 2 रुपये तम्बाकू पे, गुटखे पर खर्च करते हैं। सरकार का यह मानना है कि 6%, यानी कि 100 में से 6 रुपए आप केवल कपड़ों पे खर्च करते हैं, 10 रुपए घर पर खर्च करते हैं और 6 रुपए फ्यूल, पेट्रोल, डीजल इन पर खर्च करते हैं। अब आप अपना बजट देखिए, क्या 100 रुपए में से वाकई आप 45 रुपए राशन में खर्च करते हैं? नहीं। अगर आप दिल्ली एनसीआर जैसे किसी मेट्रो में रहते हैं तो शायद बच्चों की फीस, घर का रेंट, ज्यादा बड़ा इन्फ्लेशन होगा। इसीलिए हमारे जीवन जीने की लागत और सरकार के नंबरों में अंतर होता है। सर, दूसरा सवाल कोर इन्फ्लेशन पर। यह इन्फ्लेशन एक ऐसी इन्फ्लेशन होती है जो शायद अर्थव्यवस्था का थोड़ा सा बेहतर चेहरा दिखाती है, हम मान सकते हैं। यहां क्या स्थिति है? 8 साल के सर्वोच्च स्तर पर है भारत की कोर इन्फ्लेशन, करीब 92 मंथ की ऊंचाई है, 6.5% के आसपास है। और इंपॉर्टेंट बात यह है शुभम कि पिछले 5-6 महीनों से ये 6% से ऊपर के स्तर पर चिपकी हुई है। यानी ये भारत की सबसे जिद्दी महंगाई। हम बता दें कि कोर इन्फ्लेशन वो है जिसमें से आप फूड इन्फ्लेशन और एनर्जी इन्फ्लेशन को बाहर कर देते हैं, यानी पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को बाहर कर देते हैं, इस उम्मीद में कि वो कम होंगी, हो सकती हैं, उनमें उतार चढ़ाव होता, हालांकि होता नहीं है ऐसा। और दूसरी तरफ आप फूड इन्फ्लेशन को बाहर कर देते हैं जो कम होती रहती है क्योंकि वॉलेटाइल है, सप्लाई के साइड आती है। उससे बाहर निकालने के बाद जिस बुनियादी महंगाई के आधार पर आपकी जिंदगी जीने की लागत नापी जानी चाहिए, जो बात परोक्ष रूप से रिजर्व बैंक अपने अलग अलग बयानों में स्वीकार करता रहा है, वो 6% से ऊपर बनी हुई 6.5% पर है और करीब करीब 5 महीने से ऊंचाई पर है। इसमें भी जो मिसलेनियस प्रोडक्ट हैं जिनका हमने जिक्र किया, इसमें भी जो क्लॉथिंग है, फुटवियर है और बाकी चीजें, उनकी महंगाई के कारण ये सबसे ज्यादा जटिल हो गई। और यही वो महंगाई का सबसे मजबूत दरवाजा है जिसे सरकारें तोड़ नहीं पाती। और यहीं आप ये भी समझ सकते हैं कि नीतियां कैसे, सरकार की नीतियां कैसे महंगाई को बढ़ाने में मदद करती हैं और कैसे चीजें बढ़कर सामने पहुंचती हैं। रिजर्व बैंक कितनी भी कोशिश कर ले, कुछ भी कोशिश कर ली जाए मौद्रिक स्तर पर शुभम, लेकिन कोर इन्फ्लेशन को कम करना असंभव है। यहां जो इन्फ्लेशन आपको दिखाई दे रही, जो महंगाई दिखाई दे रही, वो महंगाई इसी हिंदुस्तान लीवर की कीमतें बढ़ोतरी होने से, एल्युमिनियम स्टील की कीमतें बढ़ने के कारण, बहुत सारे कच्चे माल की कीमतें बढ़ने के कारण, टैक्सेशन के कारण निकलकर यहां तक आती है। और यही चिंता है इस समय सरकार, रिजर्व बैंक के भीतर या भारत के सारे अर्थशास्त्रियों के भीतर कि ये महंगाई अब बुनियादी रूप से खड़ी है, इसके ऊपर मौसमी महंगाई बिल्ट होती है। राइट। ये 6.5% की ऊंचाई है, इसके ऊपर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जोड़ लीजिए और इसके ऊपर फिर
लौटती हुई, वापस लौटती हुई फूड इन्फ्लेशन जोड़ लीजिए। चलिए, महंगाई का एक और परत खोली अंशुमान जी ने कि अगर कोर इन्फ्लेशन देखें तो वो और ज्यादा आपको सता रही है, परेशान कर रही है। सर, महंगाई की एक परत और खोलते हैं, गांव और शहर की। निबंधों में पढ़ते थे कि भारत गांव में बसता है, यहाँ तो महंगाई भी गांव में बसती दिख रही है। हाँ, अब गांव का जो आंकड़ा कल आया वो भी काफ़ी गौरतलब है और हमारे लिए समझना ज़रूरी है। हम इस आंकड़े को खोल के जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि शुभम, रूरल एरिया में, ग्रामीण इलाकों में आमतौर पर हमें ये उम्मीद होती है कि फूड इन्फ्लेशन कम रहेगी, लेकिन ग्रामीण इलाकों के जो आंकड़े हमें बता रहे हैं उस हिसाब से रूरल एरिया में कंज्यूमर फूड इन्फ्लेशन शहरी इलाकों से ज़्यादा है। यानी गाँव में खाना पीना ज़्यादा महंगा है, ये बिल्कुल। और जब हम गाँव की अर्थव्यवस्था पर देखें, वहाँ जिंदगी जीने की लागत देखें, वहाँ खर्च की स्थिति देखें, आय की स्थिति देखें, तो ये ज़्यादा चिंताजनक और ज़्यादा विसंगतिपूर्ण दिखाई देता है। कंबाइंड इन्फ्लेशन 7.68% है फूड की, लेकिन रूरल एरिया में 8.4%, 8% से ऊपर पहुंच गई। और ये क्यों पहुंची? उसकी वजह ये, क्योंकि हम लोगों ने महंगाई के ऊपर इकोनॉमिका में जब विस्तार से चर्चा की तो हमने बताया था कि ग्रामीण इलाकों में जो महंगाई है वो अनाज दाल से ज्यादा खाद्य तेल की महंगाई है, मसालों की महंगाई है। ये महंगाई ग्रामीण इलाकों की जिंदगी को और ज्यादा दबाव उस पर बना रही है। और इसके की तुलना में अगर आप रूरल और अर्बन इन्फ्लेशन के प्रोडक्ट वाइज नंबर देखें तो उसमें ये तस्वीर और ज़्यादा स्पष्ट रूप से खुलकर सामने आ जाती है कि जब अर्बन एरिया में कपड़ों की महंगाई 100 महीने के 102 महीने के सर्वोच्च स्तर पर है, तो आप समझ सकते हैं कि ग्रामीण इलाकों में कपड़े या फुटवियर की महंगाई की क्या स्थिति होगी। चलिए आगे समझते हैं कि आपकी राज्य सरकारें महंगाई के इस हवन में कितनी आहुति दे रही हैं। सर, राज्यों की क्या स्थिति है? राज्य सरकारें, उनका भी एक बड़ा हिस्सा होता है, अगर वो चाहें तो महंगाई घटा सकती है टैक्स घटा के। राज्यों की क्या स्थिति है? महंगाई सरकारें घटाना चाहती हैं नहीं, ये बहस का विषय हो सकता है, पर राज्यों का आंकड़ा, जो महंगाई का कंज्यूमर इन्फ्लेशन का आंकड़ा हमारे पास आया है, वो ये बता रहा है कि भारत के अधिकांश राज्यों में महंगाई की दर राष्ट्रीय महंगाई की दर से ज़्यादा है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां ये महंगाई की दर करीब 8% से ऊपर निकल चुकी है। जैसे आप जो बड़े राज्यों में देखने की कोशिश करें तो हमारे पास आंकड़ा है, मध्य प्रदेश का आंकड़ा है। मध्य प्रदेश में महंगाई की दर 7.89% के आसपास है। उत्तर प्रदेश में महंगाई की दर 8.19% के आसपास है। महाराष्ट्र में महंगाई की दर 7.62% के आसपास है। आसाम में महंगाई की दर 8.19% के आसपास है। केवल 2 या 3 राज्य ऐसे दिखते हैं जो 6% के नीचे के रेंज में हैं। राज्यवार महंगाई राष्ट्रीय महंगाई की दर से और ज़्यादा है। अब यहाँ से आप महंगाई की तीसरी महंगाई, जो सरकार हमें कभी नहीं बताती, जो आपके पड़ोस की दुकान पे दिखाई देती है, उससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि भारत में महंगाई के कितने चेहरे हैं, आप कौन सी महंगाई भोग रहे हैं। रूरल और अर्बन एरिया की महंगाई के साथ राज्यवार अलग अलग महंगाई के आंकड़े, लोकल महंगाई की विभीषिका और कंज्यूमर महंगाई की विभीषिका यहाँ से हमें बताते हैं। और कुछ ही राज्य ऐसे दिखते हैं शुभम इसमें, जैसे हमको केरला दिखता है इस आंकड़े में, तमिलनाडु दिखता है इस आंकड़े में, दिल्ली दिखता है इस आंकड़े में जहां पर महंगाई की दर 6% से नीचे के स्तर पर दिख रही है। बिल्कुल सर, अब सबसे बड़ा सवाल मुझे लगता है कि दर्शक भी अब इतनी सारी चर्चा और ये समझ चुके हैं कि महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। अब सबसे बुनियादी सवाल बताइए, महंगाई कब तक रहेगी? क्योंकि अभी जितनी खींचतान मची है, रस्साकशी मची है रिजर्व बैंक और बहुत सारे तमाम विशेषज्ञों के बीच, वो ये कह रहे हैं कि ये महंगाई ट्रांजिटरी है, अभी है, किसी वजह से है, युद्ध शांत होगा, पेट्रोल डीजल नीचे होगा, क्रूड ऑयल नीचे आएगा तो पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा, मतलब ये अभी है, चली जाएगी। दूसरी तरफ उतने ही तर्क इस बात के दिए जा रहे हैं कि नहीं, ये ढांचे में घुस गई है, ये स्ट्रक्चरल है और ये अब टिकने वाली है। तो आप किस पक्ष में हैं? तात्कालिक तो नहीं लगती, क्योंकि जो महंगाई के आंकड़े को हमने खोलकर आपको इसलिए बताया कि सवाल का जवाब आपको मिल सके। फूड इन्फ्लेशन के मामले में आप ये मान सकते हैं कि नींबू की कीमत थोड़े समय बाद कम हो जाएगी, सब्जियों की कीमतों में थोड़ी कमी आ जाएगी, तो जो फूड इंडेक्स है उसमें थोड़ी गिरावट दिखाई देगी। 2 बड़े स्ट्रक्चरल ढांचागत महंगाई इसके भीतर बनती दिख रही हैं। और तीसरी एक ऐसी महंगाई है शुभम जो ट्रांजिटरी नहीं है, क्योंकि रिजर्व बैंक भी ये मान रहा है कि ईंधन की कीमतें ऊपर रहेंगी। कोर इन्फ्लेशन ट्रांजिटरी नहीं है। 6.5% के आसपास, 7% के आसपास की कोर इन्फ्लेशन अगर आप
होलसेल प्राइस इंडेक्स की तुलना में देखें जो 14-14.5% और अभी जब अगला आंकड़ा आएगा तो हमें पता चलेगा कि भारत में थोक महंगाई कहां पहुंची। अगर उसकी तुलना में देखें 14-14.5% की थोक महंगाई, तो ये कोर इन्फ्लेशन आधा अधूरा चेहरा दिखाती है। ये दरअसल उस महंगाई का आधा ही हिस्सा है। तो इसलिए बहुत सारे विशेषज्ञ ये मान रहे हैं, उनका मानना है कि ये कोर इन्फ्लेशन स्थायी है, ये सबसे मजबूत खंभा है, ये सबसे जिद्दी हिस्सा है महंगाई का, जो शायद नियंत्रण में नहीं आएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात इस महंगाई के आंकड़े से दिखाई दी कि सर्विसेज की, गुड्स और सर्विसेज की इन्फ्लेशन भी स्ट्रक्चरल में बदल गई। डॉक्टर ने जो दवा का पर्चा बढ़ा दिया, ऑटो ने जो किराया बढ़ा दिया, जो मकान के किराए बढ़ गए, इन्हें महंगाई के आंकड़े में गिरावट के साथ कम होने की इनकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये वो स्ट्रक्चरल ढांचागत जिद्दी इन्फ्लेशन है जो दूसरा हिस्सा बनाती है इसका। तीसरी महत्वपूर्ण चीज है कि ईंधन की कीमतों में फिलहाल $95 से $100 के आसपास की बढ़ोतरी रहने की संभावना है। $95 पर बैरल के तेल की कीमतें पास ऑन की जा चुकी हैं। तो हम ये उम्मीद नहीं करते अभी तात्कालिक तौर पर, जब तक कि चुनाव ना आ जाए भारत में कोई बड़े, कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बड़ी कटौती या कमी होगी। अगर आगे बढ़ती भी नहीं है तो हम सर्वोच्च स्तर पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बैठे हुए हैं इस समय। पेट्रोल डीजल, PNG, CNG, LPG, इनकी सबकी कीमतें ऑल टाइम हाई पर हैं भारत में, हम उससे नीचे नहीं आएंगे। तो जिनको ये रिजर्व बैंक भले ही कुछ कहे, रिजर्व बैंक ने स्पष्ट रूप से कहा नहीं, लेकिन रिजर्व बैंक के संकेतों में वो भी ये मान रहा है अपनी मौद्रिक पॉलिसी में कि ये कतई तात्कालिक या ट्रांजिटरी नहीं है, ये लंबी चलने वाली स्थायी महंगाई है जो कहीं ना कहीं घर कर चुकी है। और ये जैसे जैसे और भीतर पहुंचेगी बहुत सारी चीजों में। अब ये लोगों की कमाई तो तोड़ ही रही है, अभी खपत खत्म करेगी, क्योंकि बहुत सारी खपत इससे सिकुड़ना दिखाई देगी, जो हमें दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी चीज़ों के कंजम्पशन पर इसका असर नजर आएगा। मतलब अंशुमान जी की बात को आप 2 टूक ऐसे समझिए, 14 रुपए की जो मैगी हो गई वो अब शायद 10 रुपए की दोबारा नहीं होगी। 10 से 14 2 बार में हुई, 2 रुपए बढ़ के, अब वो दोबारा 10 रुपए की नहीं होगी। चलिए, महंगाई की खबरें सुनकर, महंगाई की खबरें पढ़कर, महंगाई महसूस कर कर सिर्फ आपको ही पसीना नहीं आ रहा, बॉन्ड बाजार भी पसीना पसीना हो रहा। मंगलवार को 10 साल की बॉन्ड यील्ड 7.19% तक पहुंच गई, जो 3 साल में सबसे ऊपरी थी। सर, बॉन्ड की ये यील्ड क्या संकेत दे रही है? बॉन्ड की यील्ड ये संकेत दे रही है कि रिजर्व बैंक वो वास्तविकता स्वीकार नहीं कर रहा है जो सरकार का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बता रहा है, जो हम और आप स्वीकार कर रहे हैं। बॉन्ड बाजार को ये दिख रहा है कि भारत में महंगाई 7% या 7.25% से ऊपर है। बॉन्ड बाजार हमेशा ये बताता है कि कितना मिनिमम रिटर्न लॉन्ग टर्म निवेश पर होना चाहिए। वो इस बात का संकेत है कि वो महंगाई से अगर ज्यादा नहीं है, तो अब आप महंगाई का आंकड़ा देखिए और बॉन्ड की यील्ड देखिए, उससे ज्यादा है। बॉन्ड बाजार ये संकेत दे रहा है, ये बात सारे विशेषज्ञ मानने लगे हैं, सरकार और रिजर्व बैंक नहीं मान रहा है कि भारत का बॉन्ड बाजार अगले 1 साल के भीतर ब्याज दरों में कम से कम 25 बेसिस पॉइंट की 4 बढ़ोतरी का अंदाज लगाकर अपना काम शुरू कर रहा है, उस वित्त वर्ष शुरू कर रहा है। वो 4 से 5 भी हो सकती है। लगभग 1% यानी 100 बेसिस पॉइंट की ब्याज दरें बढ़ने की संभावना है, और बाजार ने उसे डिस्काउंट कर लिया है, उसे शामिल कर लिया, और इसीलिए आपको बॉन्ड यील्ड इतनी खौलती हुई और इतनी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, यानी कि अब सरकार को जब कर्ज महंगा मिलने लगा तो देर सवेर हमें आपको भी कर्ज महंगा लेना ही है। पीठ मजबूत रखिए। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट। ये स्पेशल रिपोर्ट आपको ये बता रही है कि हम और आप, मिडिल क्लास इंडिया का, सोना बहुत खरीद रहा है, गोल्ड खरीद रहा है। क्यों खरीद रहा है, इस रिपोर्ट में पता चलेगा। मनोज जी की। सोना खरीदने की लाइन में मिडिल क्लास सबसे आगे खड़े हैं। खड़े भी क्यों ना हो, ये सोना ही तो था जो कोविड के संकट में उनका सहारा बना। लॉकडाउन में आय टूटी तो घर में रखे गहने इमरजेंसी फंड हो गए। हॉस्पिटल के बिल, स्कूल की फीस, मकान दुकान का किराया यहीं से तो निकला था। अब हालात सुधर रहे हैं, आय सुचारू हो रही है और गैर जरूरी खर्चों से पहले बचत करना मिडिल क्लास का संस्कार है। यही वजह है कि सोने की खरीदारी में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी इसी वर्ग की है। इंडिया गोल्ड पॉलिसी सेंटर की ओर से किया गया सर्वे इसकी ताकीद करता है। सर्वे के नतीजे बताते हैं कि सोने की खरीद में 56% हिस्सेदारी उन लोगों की है जो सालाना 2 लाख से 10 लाख रुपए कमाते हैं। भारत में हर साल 800 से 850 टन सोने की खपत होती है। सर्वे ये भी बताता है कि 90% से ज्यादा परिवारों ने सोने की खरीद कैश में की। ये सर्वे 40,000 परिवारों पर किया गया। 75% परिवार ऐसे मिले
जो किसी न किसी फॉर्म में सोना रखते थे। डिजिटल गोल्ड, पेपर गोल्ड अमीरों की पसंद है। मिडिल क्लास फिजिकल गोल्ड पर भरोसा करता है। ये तो बात हुई भारत की, लेकिन सोने के कदरदान दुनिया भर में बढ़ रहे हैं। मुश्किल वक्त में सब सोने के निवेश को सुरक्षित विकल्प मानते हैं, अंग्रेजी में सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट। वक्त दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के लिए मुश्किल है। कोविड के बाद महंगाई ग्लोबल चिंता बन गई। रूस यूक्रेन युद्ध ने आग में पेट्रोल का काम कर दिया। ब्याज दरों का मौसम भी बदलने लगा। शेयर बाजार लड़खड़ा रहे हैं। घटनाओं का ये कॉकटेल सोने की चमक को बढ़ा रहा है। HSBC ग्लोबल रिसर्च ने 2022 के लिए सोने के औसत भाव के अनुमान को $40 बढ़ाकर $1820 प्रति औंस कर दिया है। फिलहाल कीमतें $1970 प्रति औंस के करीब हैं। दुनिया भर के गोल्ड ETF भी सोने में खरीदारी कर रहे हैं। मार्च में खत्म हुई तिमाही के दौरान सोने के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ETF ने लगभग 269 टन सोना खरीदा है। अकेले मार्च में ही 187 टन से ज्यादा की खरीद हुई है। दुनिया भर में ETF की होल्डिंग 3835 टन तक पहुंच गई है। इन 3 महीनों के दौरान भारत में भी गोल्ड ETF में लगभग 500 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक भी विदेशी मुद्रा भंडार में सोना भर रहे हैं। भारत के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी 2021 के दौरान अपना गोल्ड रिजर्व 77.5 टन बढ़ाया है। दिसंबर 2017 से लेकर अब तक RBI 200 टन से ज्यादा सोने की खरीद कर चुका है। कुल जमा बात यह है कि मौजूदा परिस्थितियों में सोना सबको भा रहा है और यही इस तर्क को ताकत दे रहा है कि सोने की चमक 2022 में बनी रहेगी। मनी 9 के लिए मनोज कुमार के साथ शुभम शंखधर। सोने से जुड़ी हर खबर के लिए आप बने रहिए मनी 9 के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, क्योंकि तभी आपको तत्काल नोटिफिकेशन मिलेगा। सर, मिडिल क्लास समझ में आ गया मनोज जी की रिपोर्ट से। ये रिजर्व बैंक सोना क्यों खरीद रहा है या केंद्रीय बैंक सोना क्यों खरीद रहे हैं? भारत में लोग ही नहीं, भारत में रिजर्व बैंक कितना सोना खरीद रहा है। पिछले साल का आंकड़ा अब आश्चर्यजनक है। भारत का रिजर्व बैंक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिजर्व बैंक था, दूसरे नंबर का बैंक था जिसने सबसे ज्यादा सोने की खरीद की। पिछले साल जो सोने की खरीद थी रिजर्व बैंक की, वो करीब करीब 77.5 टन की थी। इससे ज्यादा सोना खरीदने वाला दूसरा केंद्रीय बैंक या जो सेंट्रल बैंक था वो थाईलैंड का बैंक था, उसने करीब 90 मीट्रिक टन की खरीद की। भारत में रिजर्व बैंक का गोल्ड जो रिजर्व है वो 676.6 टन का है इस समय। जो ओवरऑल रिजर्व बैंक का जो टोटल रिजर्व है उसका करीब 7% के आसपास है। तो पिछले, और ये 2019 से शुरू हुआ है। अगर आप रिजर्व बैंक के सोने खरीदने की प्रक्रिया को करीब से समझें, जिसके आंकड़े बार बार आते रहते हैं, हम भी आपको मनी 9 पे अलग अलग समय पर बताते रहते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि जो हेजिंग है इन्फ्लेशन से, करेंसी की गिरावट से, इसमें सिर्फ भारत के लोग तो बाद में, भारत का केंद्रीय बैंक भी सोना खरीदने में उसी तरह से आगे। और दुनिया के गोल्ड ट्रेडर के बीच में ये चर्चा है कि जब भी सोने की बिक्री की बात आती है तो भारत का रिजर्व बैंक सबसे आगे खड़ा होता है। रिजर्व बैंक जो है वो दुनिया के सोना बाजार में सबसे ज्यादा सोना खरीदने वाले बैंकों में शुमार किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और जरूरी खबर की तरफ। देश में इस साल सामान्य मानसून की भविष्यवाणी की जा रही है। मौसम अनुमान जारी करने वाली निजी संस्था स्काईमेट वेदर ने 2022 में मानसून को लेकर पहला अनुमान जारी किया। स्काईमेट ने कहा है कि जून से सितंबर के दौरान देश में सामान्य बारिश की 65% संभावना है। सामान्य मानसून कब माना जाता है? अगर बारिश 96 से 104% तक रहती है तो कहा जाता है कि सामान्य मानसून है। ये भी माना है स्काईमेट ने कि मानसून सीजन में 10% संभावना इस बात की है कि बारिश ज़्यादा होगी और 25% संभावना इस बात की कि बारिश कम होगी। सर, इस मानसून के आंकड़े के भीतर क्या है? कोई ऐसी बातें, हाइलाइट्स जो आप बताना चाहेंगे? दो चीजें महत्वपूर्ण है इस मानसून के आंकड़े के बीच। पहली चीज तो मानसून का सामान्य होना भारत में हमेशा बहस का विषय रहा है, क्योंकि यहाँ भी वही महंगाई जैसा आंकड़ा, महंगाई और मानसून जैसा आंकड़ा। ऊपर से जो में मानसून सामान्य दिखता है, वो जमीन पर जब बारिश गिरती है और क्षेत्रों में अलग अलग दिखती है, तो मानसून की सामान्य होने का प्रतिशत उत्तर प्रदेश और राजस्थान में या मध्य प्रदेश और गुजरात में अलग अलग हो जाता है। इस आंकड़े को इस तरह गौर से पढ़ने की जरूरत है कि 65% सामान्य मानसून की संभावना बता रहा है। डिफिशियंसी की संभावना ज्यादा है, ओवर रेन की या ज्यादा रेन की संभावना
संभावना कम है। ये 2-3 बड़े पैरामीटर्स हैं जो मानसून को भीतर से समझने के लिए ज़रूरी है। इसके बाद कभी भी मानसून में पूरे इतना बड़ा देश है, मानसून का ट्रैवल अरब सागर से लेकर और मध्य भारत के क्षेत्रों तक और गंगा के किनारे के क्षेत्रों तक होता है, और वहाँ मानसून का मिजाज इस बात से नहीं परखा जाता कि मानसून लॉन्ग रेंज में कितना सामान्य है, बल्कि शॉर्ट रेंज में रीजनल सामान्य कितना है। मैं स्काईमेट के आंकड़े को भीतर से समझने की कोशिश कर रहा था और ये बता रहा है कि राजस्थान, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्ट रीजन और कई सारे हिस्सों में इस बार बारिश पिछले साल से कम हो सकती है, यानी वहाँ मानसून के डिफिशिएंट होने की संभावना है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ इंडिया के इलाकों में मानसून सामान्य रह सकता है, कुछ इलाकों में थोड़ा सामान्य से ज़्यादा बारिश की संभावना है। अब ये आंकड़ा अभी मानसून आने से पहले की संभावना के आधार पर है। इसके बाद जब मानसून सेट इन होना शुरू होगा, जब हम पहली बार केरल और के इलाकों में मानसून की बारिश होगी, तब उसके बाद हम इस अनुमान में बदलाव देखेंगे। एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखना जरूरी है कि भारत का जो मौसम विभाग है वो अपने मानसून के आकलन देता है, और उस पहले शुरुआती आकलनों से हमें बहुत कुछ पता नहीं चलता। इसीलिए भारत में मानसून के सामान्य रहने के या सामान्य से अधिक वर्षा होने के आकलन बदलते रहते हैं। तो जब पहला पूर्वानुमान और दूसरा पूर्वानुमान आता है, तब उसके बाद हम इसे समझ सकते हैं। और तीसरी और अंतिम बात कि इस आंकड़े के भीतर हमें एक चीज़ और दिख रही है कि लास्ट के 2-3 महीनों में मानसून के आखिरी, जब मानसून की टेल होती है अगस्त सितंबर के दौरान, वहाँ बारिश में गिरावट की संभावना जाहिर की जा रही है। और अगर ऐसा है तो जो लेट सोइंग है, एक बड़ा हिस्सा खरीफ की क्रॉप का, जिसे उस समय बारिश की जरूरत होती, उसके लिए थोड़ी चुनौती हो सकती। यह आंकड़ा कमोडिटी बाजार बहुत कायदे से पड़ता है, यह आंकड़ा खाद्य बाजार बहुत कायदे से पड़ता है, यह आंकड़ा शेयर बाजार भी बहुत कायदे से पड़ता है। तो अब हमें अनुमान, उम्मीद है कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का अनुमान 1-2 दिन में मानसून को लेकर आ जाएगा, और मानसून का सेटिंग होने के बाद, आने के बाद जब पहला अनुमान आएगा, तो हमें पता चलेगा कि इस साल स्थिति क्या रहने वाली है। वैसे सामान्य मानसून पिछले कई सारे वर्षों से भारत में मानसून सामान्य है, 3 मानसून लगातार सामान्य। हाँ, इस संदर्भ में हम भाग्यशाली हैं, पर मानसून अपने मिजाज में हर व्यक्ति के लिए या हर क्षेत्र के लिए, हर राज्य के लिए सामान्य नहीं रहा है। यह भी उसका एक दूसरा पहलू है। बिल्कुल। रूस यूक्रेन के युद्ध ने वैश्विक बाजार पर संकट खड़ा कर दिया। विश्व व्यापार संगठन ने युद्ध की वजह से वैश्विक व्यापार ग्रोथ के अनुमान में बड़ी कटौती की है। WTO ने 2022 के दौरान वैश्विक व्यापार में सिर्फ 3% ग्रोथ का अनुमान लगाया है। पहले ये अनुमान 4.7% का था। सर, दुनिया भर में व्यापार कम होगा रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से, एक क्लियर है। भारत के लिए क्या खबर है? इस पूरे अनुमान में एक बड़ी चिंताजनक बात है और बड़ी महत्वपूर्ण बात है। यह बात अभी तक रूस यूक्रेन युद्ध के पिछले 1-1.5 महीने में किसी दुनिया की एजेंसी ने नहीं कही। WTO ये कह रहा है कि जब ये युद्ध खत्म होगा तो दुनिया 2 गुटों में बटेगी, डीकपलिंग होगी, यानी एक का गुट व्यापार की दृष्टि से अमेरिका के साथ होगा और दूसरा गुट अमेरिका के अगेंस्ट होगा। अब वो चाइना का गुट कहा जाएगा या रशिया का गुट कहा जाएगा ये, और इस आधार पर WTO ने इस बात की संभावना की भविष्यवाणी की कि अगर भारत दूसरे गुट के साथ होता है, यानी यूरोप अमेरिका गुट से अलग होता है, तो भारत के ग्लोबल ट्रेड में और GDP में करीब 9% के असर पड़ने की संभावना है। ये WTO का आकलन है। चाइना पे करीब 7% के असर की संभावना है। ये भविष्यवाणी या ये आकलन अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बदलती परिस्थितियों को देखकर आया। WTO ने कितना सही कहा है, आगे क्या होगा, ये हमें अगले 3 से 4 महीनों में दुनिया के बाजार की परिस्थिति के आधार पर दिखाई देगा। बिल्कुल, तब हम उस पर नज़र भी रखेंगे और आपको बताएंगे भी। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम मनी सेंट्रल। कल शाम को 7 बजे फिर से आपसे मुलाकात होगी अंशुमान जी के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार। का नाम ये है, वैसा ही रंगो रूप